ठीक है. And yesterday we started a new particular application of dimensional equation. That is, we can derive a given equation if there is some relationship which is given to us. If it is given that pressure depends on height of column, density and gravitational acceleration, then we can relate between them, we can find relationship between them. This is one of the question I have given to you. ठीक है, that pressure depends on height of the column, density of that particular liquid and gravitational acceleration at that place. Then find relationship between them using dimensional method. बताया था मैंने, पूछा था क्वेश्चन. कुछ स्टूडेंट्स मुझे आंसर भेजे हैं, करेक्ट आंसर भेजे हैं, एंड इट इज़ वेरी एनकरेजिंग. ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों ने भेजे हैं, कुछ बच्चों ने भेजे हैं, फ्यू ऑफ देम. तो इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, ये फाइंड आउट होती है जो करेक्ट ऑप्शन है इसका. ठीक है, कैसे आया था उसको मैं शॉर्ट में बता दूं. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. इट्स डायमेंशनल इक्वेशन इज ml - 1 t - 2 इक्वल्स टू जब लेते हैं तो k आता है यहाँ पर h टू द पावर a, d टू द पावर b एंड g टू द पावर c. ठीक है, k इज डायमेंशनलेस, h इज हाइट, हाइट का लेंथ हो जाएगा a, d डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इसका ml - 3 होता है, एंड g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन lt - 2, इट्स पावर इज c. ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बाद में थोड़ा लेट, ठीक है, या फिर अभी शुरू से ज्वाइन नहीं किया हुआ है जिन्होंने लेक्चर को, ठीक है, उनको मेरा एक सजेशन रहेगा, दे गो थ्रू द वीडियोज़. जो वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, भिड़े कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, तो आप उनके थ्रू जाएं, ठीक है, उनको एक बार अच्छे से देखें, सो दैट यू कैन ईजीली फ्लो थ्रू द चैप्टर्स. ना प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन लिख लिया आपने, h हाइट है उसका l हो जाएगा, d डेंसिटी है ml - 3 हो जाएगा, और g एक्सेलरेशन है lt - 2 हो जाएगा. अब अपन क्या करेंगे, m टू द पावर यहाँ आ जाएगा b, l टू द पावर a - 3b एंड प्लस c, एंड t टू द पावर -2c इज इक्वल टू m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2. यहाँ कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करेंगे पावर को तो b इज इक्वल टू सीधा 1 मिल जाएगा. ठीक है, ये आ गया. और दूसरा -1 इज इक्वल टू a - 3b प्लस c मिलेगा. इससे b की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a - 3 प्लस c, तो a प्लस c विल बी इक्वल टू 2. इधर ट्रांसफर करें 3 - 1, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा. ठीक है, 2 ये है, और -2c इज इक्वल टू -2, इससे c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा. ये c की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 1. सो वैल्यूज ऑफ a b c ऑल आर फाउंड टू बी 1. इन सब वैल्यूज़ को आप रख देंगे वापस यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो k h टू द पावर 1, d टू द पावर 1, g टू द पावर 1 एक्सप्रेशन हो जाएगा. दैट इज p इज इक्वल टू k h d g. ठीक है, एक और क्वेश्चन भी दिया था, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चंस देख रहे हैं. जो इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो सॉल्व किया हुआ है, दूसरा मैं सॉल्व आप लोगों से करवाने वाला हूँ. ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड स्मूथ बॉल एंटरिंग इन अ लिक्विड depends on its radius r, coefficient of viscosity eta and its velocity v, then find relationship between them using dimensional method. एक छोटी सी बात आप लोग मुझे बताएंगे. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को यदि अपन लिक्विड के अंदर डुबाते हैं, इमर्स करते हैं, तो देयर इज़ सम लॉस ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका वेट कुछ कम हो जाता है. आप खुद यदि पानी में डूबते हो तो अपने को तैरे होगे, ठीक है, स्विमिंग में गए होगे, जैसे एज यू एंटर इनसाइड वाटर इट सीम्स दैट वेट हैज़ रिड्यूस्ड स्लाइटली. ठीक है, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता था. दैट अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय योर बॉडी. ठीक है, तो उस हिसाब से यदि आप एक बॉल ले रहे हो जिसका वॉल्यूम v है, ठीक है, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट कर रहा है m' g. m' इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो उससे उसका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस m', इतना एक्सपीरियंस करेगा. mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड थ्रस्ट इतना है. बट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट फिजिसिस्ट फाउंड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड, अ लॉन्ग लिक्विड कॉलम, देन इट्स वेट सीम्स टू बी स्टिल लेस देन mg माइनस m'. इतना नहीं, इससे भी कम होता है. एंड इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर सम टाइम
its net force acting in a vertically downward direction becomes 0. इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अपवर्ड थ्रस्ट अकेला एक्ट नहीं करेगा, कोई एक और फोर्स एक्ट करना चाहिए इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो और वेट कम हो रहा है उसका, यानी एम जी माइनस एम डैश जी से भी कम वेट मेजर होता है। तो इसका मतलब सम एक्स्ट्रा फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्टोक was scientist Stoke. He told that if each and every object which is falling through a liquid, then it experiences a viscous force when it moves through the layers of the liquid. Viscous force or viscous drag, ठीक है, ये upward force होता है, and this upward force, viscous force, depends on radius of the object. If it is a steel ball of radius r, then it depends on radius of the object. It depends on coefficient of viscosity of the medium. अपन ने पढ़ा था coefficient of viscosity क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन निकाला है उसका, and it depends on its velocity at that time. रिपीट, तो स्टोक ने क्या बताया कि सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपवर्ड थ्रस्ट अकेला एक्ट नहीं करता, बल्कि एक और फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज विस्कस ड्रैग. दिस विस्कस ड्रैग इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम. यदि वेलोसिटी 0 होगी तो विस्कस ड्रैग एक्ट नहीं करेगा, तब सिर्फ एम जी माइनस एम डैश जी होगा. लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंक दिया है, वो फॉलिंग थ्रू दैट लिक्विड कॉलम है, तो सर्टेनली उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो विस्कस ड्रैग एक्ट करेगा. तो उसने क्या बताया था कि दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी. हमारा काम क्या है, हम पता लगाएंगे कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, आपको बता दूं कि इसका कोई जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे विस्कोसिटी का, वहाँ पर भी इसका डेराइवेशन जो है स्टोक्स लॉ का, ये डायमेंशनल मेथड से ही है. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड कोई और है नहीं इसकी. तो यही मेथड अपने को एक और बार मिलेगी, यही पूरा का पूरा आर्टिकल फिर मिलेगा जो अपन विस्कोसिटी पढ़ेंगे. तो मैंने क्या बताया कि whenever an object, a ball, a smooth ball, a solid ball is falling through a viscous liquid, then not only it experiences upward thrust m dash g due to Archimedes principle, but it also experiences a viscous drag in upward direction. ठीक है, when it moves through the layers of the liquid. This viscous drag depends on radius of that particular ball, coefficient of viscosity of that particular liquid and its velocity. ठीक है, तो हमको इसके बीच फाइंड आउट करना रिलेशनशिप. तो क्या एज्यूम कर लिया अपन ने, दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर ए, ईटा टू द पावर बी, वी टू द पावर सी. यदि प्रोपोर्शनली रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट के अपीयर होगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा. के कैसा होगा, के इज डायमेंशनलेस. ठीक है, अब डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स का कितना होगा, एम एल टी माइनस 2. रेडियस लेंथ है एल. ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद ना हो तो चैप्टर पलटा के देखना, अपन ने लिखा था कि ईटा इक्वल्स टू एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन. कहाँ से आया था ये, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, इस फॉर्मूले से आया था. ठीक है, आप एक बार पलटा के देख लें, समझ में आ जाएगा. तब भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, फिर से बता दूंगा. वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन. तो ये सारी डायमेंशनल इक्वेशंस जो है इनकी, ये रिप्लेस कर देंगे. तो एफ की वैल्यू एम एल टी माइनस 2 पुट कर दिया, के डायमेंशनल ऐसे छोड़ दिया, आर एल टू पावर ए, ईटा एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर बी एंड वी एल टी माइनस वन टू द पावर सी. अब पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, एम टू द पावर बी ओनली है, एल टू द पावर ए माइनस बी एंड प्लस सी, यहाँ 1 है तो 1 इंटू सी, और टी टू द पावर माइनस बी माइनस सी. नाउ कंपेयर पावर्स. ये इसके आगे का काम बहुत ईजी है आपके लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया, आप लोगों को सीधी वैल्यूज लिख देना चाहिए था, लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा 1. a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा, 1. उससे b की वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर देंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा. कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू 1. ये c इज इक्वल टू 1 जो है ये इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1. तो वी गेट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इक्वल्स टू 1. इनको सबको रिप्लेस कर देंगे इस 1 में, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इट वाज फाउंड दैट k इक्वल्स टू 6 पाई. जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज फाउंड दैट वैल्यू ऑफ दैट k इज 6 पाई.
ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये डायमेंशनल इक्वेशन में भी है और फिर विस्कोसिटी में भी है। तो टीचर्स जनरली इसको इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि दो जगह कवर हो जाता है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी कवर हो जाता है और विस्कोसिटी वाले में भी, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये SHM वाले चैप्टर में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये एक चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें आता है। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सी लॉजिकल थिंग्स हैं जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोलता है, आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है। आप यदि एक पेंडुलम लें, ठीक, लॉन्ग वायर, अटैच ए बॉब टू इट और फिर उसको रिवॉल्व, इसको इस तरीके से ऑसिलेट करें, तो विल ऑब्जर्व दैट इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ये यहाँ पर बॉब लगा हुआ है, आपने थोड़ा सा इसको इधर ला करके छोड़ दिया, ठीक, तो इसके दोनों तरफ इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा। इन दिस वे इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग अराउंड इट्स मीन पोजीशन। तो ये जो मोशन होता है इसका बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन द बॉब हैज़ मैक्सिमम डिस्प्लेस पोजीशन, तो उन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वी कॉल इट एम्पलीट्यूड, यानी लेंथ है एम्पलीट्यूड मतलब। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। उसने क्या बोला हुआ है कि ये जो बॉडी है जब ऑसिलेट करती है तो इसकी एनर्जी जो है दो फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आप देख रहे हो, ठीक है उसके पास में, क्योंकि वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है यहाँ पर, तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वापस आना शुरू करता है। कोई भी चीज़ वापस कब आती है, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया और वो चलते ही चले जाए तो वापस ही नहीं आएगी ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाती है, एट ए पर्टिकुलर हाइट इट बिकम्स 0 एंड देन इट रिटर्न्स बैक। तो जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी खत्म हो गई? नो, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। So in kinetic energy and potential energy there some remains constant which is called law of conservation of mechanical energy। यहाँ क्या बोलता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास पे। इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी एंड इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, देन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी E इज़ प्रोपोर्शनल टू m to the power A, न्यू टू द पावर b एंड एम्पलीट्यूड a टू द पावर c। ठीक है, तो इसको अपन E इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, E इज इक्वल टू k m टू द पावर a न्यू टू द पावर b एंड a टू द पावर c। न्यू बोलते हैं न्यू, NU। ठीक है, ये किसको शो करते हैं, इससे अपन फ्रिक्वेंसी को। इसका डायमेंशनल इक्वेशन कितना हो जाएगा, t टू द पावर -1। ठीक है, ये न्यू के लिए डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। E एनर्जी है, इसका कितना हो जाएगा, ml² t-2। m मास है, इसका कितना हो जाएगा, ओनली m। A एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होती है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, ओनली L। ये सब वैल्यूज़ रिप्लेस करके आपको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आप जब तक सॉल्व कर रहे हो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और जब सॉल्व करके आंसर आ जाए तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू और C इक्वल्स टू कितनी कितनी वैल्यू आई है वो एंटर कर देंगे आप लोग। तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ पर, तो क्या हो जाएगा, ml² t-2, ये E की वैल्यू होगी इज इक्वल टू k डायमेंशनलेस है, m टू द पावर A, न्यू का कितना है, t टू द पावर -1 और A का कितना है, L। बहुत ईजी था ये, है ना, बहुत ईजी था ये, कंपेयर सीधा सीधा हो जाता है इसमें। तो A इज इक्वल टू 1 वैसे दिख गया, -B इज इक्वल टू 2, तो B इक्वल्स टू, एक मिनट, ठीक है ना। तो इसको भी अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्या बोलता है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T डिपेंड्स ऑन मास। मैंने अभी बताया था आपको, ये पेंडुलम यदि है और इसको अपन इस तरीके से ला के छोड़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से,
तो मीन पोजीशन के इधर उधर ये O है, A और B के बीच ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड करती है मास जो बॉब का है m⁴ a, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम l⁴ b और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g⁴c पर। ठीक है, तो इससे t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, k m⁴a l⁴b g⁴c, इक्वेशन नंबर 1। आपको सबके डायमेंशनल इक्वेशन पता है, डायमेंशनल इक्वेशन है t इज t, m का कितना हो जाएगा m, l का कितना हो जाएगा l, बहुत इजी है ये, और g का कितना हो जाएगा LT-2। ठीक, अब इन सबको रिप्लेस करोगे और आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर से आपका टाइम शुरू होता है, अब शुरू हो जाए। t के लिए t ही लिखेंगे t⁴1 इज इक्वल टू, m के लिए m ही लिखेंगे m⁴a, l के लिए l⁴b और g के लिए LT-2⁴c। तो यहाँ m⁴ कुछ भी नहीं है, m⁴0 l⁴0, तो 0 इक्वल्स टू a, एक तो ये आ गया अपने पास में, और 0 इक्वल्स टू l भी 0 है इज इक्वल टू b + c दूसरा आ गया, और 1 इक्वल्स टू -2c आ गया। तो c की वैल्यू -½ इससे पुट कर देंगे तो b की वैल्यू +½ हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू k m⁴0 l⁴1/2 और g⁻⁻⁴ दैट इज k √l/g। ये अपने को फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला। ठीक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्रुव का कहना है कि b की वैल्यू नहीं आ रही, कहीं ना कहीं करने के लिए नहीं बनेगा तो मैं करवाऊंगा, थोड़ा अलग है, कुछ विशेष छोटी छोटी बातें उस पर ध्यान रखना। यू टू टेक वेरी माइन्यूट थिंग्स आर देयर। ठीक है, उनको आपको ध्यान देना होगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिटार वायर। गिटार किसको किसको बजाते बनता है? आप लोगों से कुछ लोगों को बनता है, देखा होगा कि हर वायर उसकी जो होती है उसकी थिकनेस, मोटाई डिफरेंट होती है, उसकी लेंथ भी अलग होती है, और उसमें एक टाइटनिंग स्क्रू होता है जिससे आप टेंशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लेंथ पे भी डिपेंड करेगी वायर की, उसकी रेडियस पे भी डिपेंड करेगी, और उसके टेंशन पे भी डिपेंड करती है। उसकी रेडियस पर ना लेकर के हम वहाँ मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं? फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिटार वायर डिपेंड्स ऑन टेंशन। टेंशन को TE से लिखो यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल T टाइम भी होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। टेंशन TE ऑन द वायर, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल m एंड लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल l, देन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपने को क्या दिया है, f इज प्रोपोर्शनल टू TE⁴a m⁴b और l⁴c। तो f इक्वल्स टू k TE⁴a m⁴b और l⁴c। ये इक्वेशन 1 है। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं तो कैपिटल F नहीं स्मॉल f से शो कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब वही फोर्स है। टेंशन दैट मीन्स अगेन है फोर्स, तो ये सारी चीज़ें फोर्स है ना, ध्यान रखेंगे। तो उसका कितना हो जाएगा, फोर्स mLT-2 m। यहाँ पर आप फंसते हो, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, और यूनिट लेंथ ऑफ वायर तो m/l, ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन होगा, और यही आपसे गलती होती है, और इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ml-1 होगा इसका, m नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट इजी है l, तो उसका l हो जाएगा। अब आप बना लोगे, मुझे पता है ये गलती हो रही थी आपसे। कुछ लोगों को टेंशन क्या होता है उसमें टेंशन हो जाता है, और कुछ लोगों को मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको मास का लेकर के सॉल्व करने लगते हैं, एंड दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज नॉट ऑब्टेन्ड। अब यदि आप इसको लोगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, हल कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। f⁻⁻1 एक k डायमेंशन लेस है, ये mLT-2 हो जाएगा, ये ml-1 b हो जाएगा,
और ये एल टू द पावर सी। एम टू द पावर ए प्लस बी आएगा, एल टू द पावर ए माइनस बी प्लस सी आएगा, टी टू द पावर माइनस 2a आएगा इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1। तो इससे a की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा बता दूँ, फॉर्मूला अपियर 1/k/L √T/m ये मिलता है। ठीक है, 1/L k/L, k कॉन्स्टेंट है, इंटू √T/m, क्योंकि टी ज़्यादा क्या है, टी ई है वो, सॉरी टी ई टेंशन है, उसकी पावर ए है, ए की वैल्यू कितनी मिली 1/2, तो रूट हो जाएगा। m टू द पावर -1/2 तो अपॉन में लिख लेंगे उसको। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा ये ईच एंड